Hello student, today I am going to discuss about capacitance of isolated spherical conductor. Before this topic I had already discussed about what is the electrical capacitance. What is the electrical capacitance? तो मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किससे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर to store the charges. When the amount of charge given to the conductor, then its potential increases in the ratio of charge. That means Q is directly proportional to V, या Q is equal to put a constant, then V, या C equal to Q upon V, where C is a constant and this constant is known as इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर. तो दिस इज द मैथमेटिकल definition of electrical capacitance of the conductor. It is the ratio of given charge to the increase in potential is known as electrical capacitance of a conductor. इस टॉपिक के बाद मेरा अगला जो टॉपिक है ये कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग डिस्कस करेंगे. आज का मेरा टॉपिक है आइसोलेटेड स्फेरिकल. का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर जिसके चारों ओर कोई दूसरा कंडक्टर अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मतलब यह है कि कोई कंडक्टर हमारे पास है, एक हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, लेकिन इसके चारों ओर कोई दूसरा कंडक्टर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है दूसरा कंडक्टर. ये ऐसे आप कह सकते हैं ये सिंगल है, इसके चारों ओर कुछ भी नहीं है, तो डेट मीन्स ऐसे कंडक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? स्फेरिकल कंडक्टर. तो इस स्फेरिकल कंडक्टर का क्या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा, क्या सी होगा? ये तो जनरल डिफिनेशन है सी का, तो इसके लिए क्या सी होगा इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे. तो लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका सेंटर मान लेते हैं ओ है और जिसका रेडियस कैपिटल आर है. ओके स्टूडेंट, तो कैपिटल आर इज द रेडियस एंड ओ इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. वी विश टू कैलकुलेट व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर. ओके स्टूडेंट, ये भी मान लेते हैं कि इस स्फेरिकल कंडक्टर को हम प्लस क्यू चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इसको देते हैं, एंड दिस अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर. ओके स्टूडेंट, ओवर द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर. अब इस पर हम जब जैसे ही हम इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स होगी, क्योंकि जब हम इसको चार्ज देते हैं तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइन्स होगी ये इस सरफेस के नॉर्मली बाहर की तरफ ये निकलेगी. ऐसे जो फील्ड ऑफ लाइन्स होगी ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ, ऐसे फील्ड ऑफ लाइन्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, ऐसे निकलेगी. अगर हम इस लाइन्स को अगर हम पीछे की तरफ अगर हम ट्रेस करें तो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? इसके सेंटर पर. तो जो चार्ज हमने दिया है प्लस क्यू, जो चार्ज हमने दिया है इसके सरफेस पर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपको ऐसा एज्यूम होगा कि इसके सेंटर पर ये मौजूद है. डेट मीन्स टोटल गिवन चार्ज ऐसा अपीयर होगा कि कहां पर है? ओ पर. जो गिवन चार्ज है वो कहां पर है? ओ पर है. जो क्यू चार्ज हमने दिया वो कहां पर है? ओ पर है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसी चीज को मैंने यहां पर मेंशन किया. जरा आप यहां देखें कि मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज मैंने दिया है, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस कंडक्टर का सेंटर ओ है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर है. इसके ऊपर फील्ड ऑफ लाइन्स, ये आपको दिखाई, जो एरो दिखाई दे रहे हैं ये फील्ड ऑफ लाइन्स है. ऑल द चार्जेज ऐसे एज्यूम हो रहे हैं कि इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हैं, तब हमें
इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, जरा हम इस लैंग्वेज को देख लें कि मैंने क्या इसमें लिखा है। कंसिडर एंड आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यही मैंने लिया, ऑफ रेडियस कैपिटल आर है एंड सेंटर कैपिटल ओ है। द चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस, इसके इंटायर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इट कैन बी एज्यूम टू कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ ओ, ये भी मान लिया जाए जो दिया गया चार्ज है वो कहाँ है, ओ पर है, कंसंट्रेटेड है। कैसे है, मैंने इसको अभी आपको समझाया। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो हम अब पोटेंशियल के लिए हम जानते हैं कि जब टोटल चार्ज हमारा सेंटर ओ पर कंसंट्रेटेड है तो यहाँ पर चार्ज को हम मान लेते हैं, चार्ज कहाँ हो गया हमारे पास, ये सेंटर ओ पर हमारे पास चार्ज हो गया। ओके स्टूडेंट, ये चार्ज कहाँ हो गया, इस सेंटर ओ पर हो गया। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए स्मॉल आर डिस्टेंस व्हाट इज द पोटेंशियल, उसके लिए फार्मूला होता है v इक्वल टू 1/4πε0 q बाई कैपिटल आर डिस्टेंस पर कितने पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो ये चीज होता है स्टूडेंट। ओके, तो वो चीज मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इक्वेशन फर्स्ट में v इक्वल टू 1/4πε0 q अपान आर स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर हुज रेडियस कैपिटल आर, एज्यूम दैट ऑल द चार्जेज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर ओ। ओके स्टूडेंट, अब हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डिफिनीशन हम जानते हैं। अभी हमने आपको समझाया कि ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की ये डिफिनीशन है C इक्वल टू क्यू अपान वी। ओके स्टूडेंट, तो C इक्वल टू क्यू अपान वी हो गया हमारे पास। इक्वेशन 1 और 2 से हम चलते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से जो हमने V निकाला है, ये जो V निकाला, V पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसको हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वाले फार्मूले में हम पुट कर सकते हैं। V के प्लेस पर जैसे हम पुट करेंगे तो C इक्वल टू क्यू को सच रहने देंगे। एट द प्लेस ऑफ V पुट 1/4πε0 क्यू अपान आर, क्यू इज कैंसिल फ्रॉम क्यू एंड 4πε0 आर को हम ट्रांसफर करके ऊपर साइड में ले जाए तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा C इक्वल टू 4πε0। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमारे पास जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, ये हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके लिए इसकी कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है C के लिए फार्मूला C इक्वल टू 4πε0 इंटू आर होता है स्टूडेंट, ये याद रखेंगे। और यहां से ये भी याद रखेंगे आप कि C 4πε0 आपको पता है कि ये एज ए कांस्टेंट होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर लिख सकते हैं। यानी किसी स्फेरिकल कंडक्टर का अगर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो ये आवश्यक है कि उसके रेडियस को इंक्रीज किया जाए। हमारे पास ये के है, दूसरा ये है, तो इसका कैपेसिटेंस अधिक होगा कि इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस अधिक होगा। जिस कंडक्टर का आर वैल्यू अधिक होगा उसका कैपेसिटेंस भी अधिक होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए वो चीज मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ओके स्टूडेंट, इसके रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। देन आगे देखिएगा, कुछ हमने पॉइंट्स यहां लिया है। ओके, ये हमारे पास पहला पॉइंट्स है, द फार्मूला 4πε0 इज वैलिड फॉर बोथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, बोथ हालो एंड सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर। ये दोनों के लिए, चाहे हालो स्फेरिकल हो या आपका सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हो, दोनों के लिए ये वैलिड है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिएगा, सिंस देखिएगा फार्मूला हमारे पास यही था C इक्वल टू 4πε0 आर। तो यहां से अगर हम ε0 के लिए फार्मूला बनाए तो 4πr को हम ट्रांसफर कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ε0 इक्वल टू C अपान 4πr। ओके स्टूडेंट, यहां से देखें एक इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं कि यहां से ε0 का यूनिट क्या होगा। तो आपको पता है C का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, C का यूनिट होता है आपका फैरेड और R का
यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की और 4 पाई एज ए कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट की एक यूनिट हो जाएगी आपकी फैरेड पर मीटर। ओके स्टूडेंट, फैरेड पर मीटर। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो फैरेड पर मीटर होगी। सो एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज रिटन एज फैरेड पर मीटर। ओके स्टूडेंट, आगे देखिएगा, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आप कूलम्ब्स लॉ से जब आप पढ़ते हैं, ये आपके पास कूलम्ब्स लॉ होता है, आप याद रखिएगा। एफ इक्वल टू होता है आपके पास फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है स्टूडेंट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नॉट एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। देन यहाँ से अगर हम फार्मूला निकालें एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपके पास यहाँ से, ये देखें, तो Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये कूलम्ब्स लॉ से हमारे पास एक फार्मूला होता है कूलम्ब सी स्क्वायर, यानी ये कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक और यूनिट होती है आपके पास, वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, एक और यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ से है, जबकि हमारे पास इसे यहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट निकाला फैरेड पर मीटर है। दोनों यूनिट आपके एसआई यूनिट हैं, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं। अलग पॉइंट एक एज ए एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू, स्टूडेंट हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू 1 फैरेड है। कितना है स्टूडेंट? 1 फैरेड है। तो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए? तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? लेट अस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड। 1 फैरेड कैपेसिटेंस का कोई हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितनी होनी चाहिए? ये हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट, आर इक्वल टू ये सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर से आर इक्वल टू लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी लिख सकते हैं। आपको पता है ना बेटा स्टूडेंट कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ हो जाता है हमारे पास, ठीक। और ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर फैरेड हो जाएगा। ओके, और देन यहाँ से 1 फैरेड, चूंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 फैरेड, तो फैरेड से फैरेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 9 × 10⁹ मीटर। तो 1 फैरेड कैपेसिटेंस का अगर हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, याद रखिएगा स्टूडेंट, 1 फैरेड कैपेसिटेंस का हमारे पास अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? 9 × 10⁹ मीटर होनी चाहिए। इट इज़ द टू मच लार्ज रेडियस, इतनी लार्ज है कि ये हमारे अर्थ के रेडियस का लगभग 1500 टाइम्स लार्ज है। तो दिस रेडियस इज अबाउट 1500 टाइम्स लार्जर रेडियस ऑफ अर्थ नियर अबाउट 6.4 10⁶ मीटर होता है। सो वी conclude that 1 farad is very large unit of capacitance. It is not possible to have a single isolated conductor very large capacitance. ओके स्टूडेंट, तो मैंने ये बताया कि ये आपके पास जो है 1 फैरेड, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड का है, 1 फैरेड का है, तो उसका रेडियस इतनी होती है। यह रेडियस हमारे अर्थ के रेडियस का लगभग इतनी टाइम्स लार्जर है, यानी
1500 टाइम्स लार्जर है। ओके स्टूडेंट, तो डेट मीन्स फैरेड कोई आपकी छोटी यूनिट नहीं है, इट इज 1 फैरेड आपके पास वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है, वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है। ओके स्टूडेंट, एक बात और हम एज्यूम कर सकते हैं, ये मान लीजिए कि हम अपने अर्थ को हम अर्थ हमारी, जैसे आपको पता है कि स्फेरिकल है इन शेप, एक स्फेरिकल हम कंडक्टर मान लेते हैं, अर्थ को हम स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं जिसकी रेडियस आपको पता है कि 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होती है। तो जरा इसकी कैपेसिटेंस को निकाले कितना होगा स्टूडेंट। तो हम मान लेते हैं सी का फार्मूला होता है 4πε0 इंटू आर, तो 1/, ये आप इसकी वैल्यू आपके पास 1/9.0 इंटू 10⁹ हो जाएगा। आर की वैल्यू, ये रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर में है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 0.711 इंटू 10⁻³ फैरेड हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 711 10⁻⁶ फैरेड होगा। ये हमारे पास कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आई, अर्थ के कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आई, अर्थ की कैपेसिटी कितनी है स्टोर द चार्ज, ये हमारे पास C = 711 माइक्रो फैरेड है। फैरेड नहीं स्टूडेंट, माइक्रो फैरेड है। आपने क्या देखा, ये फैरेड में नहीं आया, माइक्रो फैरेड में आया है। दैट मीन्स फैरेड आपकी एक लार्ज यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं कि फैरेड आपकी लार्ज यूनिट है। ओके स्टूडेंट, आपकी अर्थ इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, फिर भी इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू आया है ये माइक्रो फैरेड में आया है, फैरेड में नहीं आया है स्टूडेंट। ओके, और एक हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा हम देख लेते हैं। ओके, तो वो मैंने मेंशन ही कर दिया कि 1 फैरेड क्या है, हमारे पास एक लार्ज यूनिट है। ओके, तो इसको मैंने मेंशन कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच।